कहानी का आगाज होता है दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ से, जहां हम देखते हैं जमीन से हजारों फीट ऊपर हवा में एक तंबू लटका हुआ है। ये नॉर्वे में मौजूद है और इसे ट्रॉल वॉल कहा जाता है क्योंकि यह दीवार की तरह सीधा है। एक कपल यहाँ टॉप पे चढ़ने के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं। लड़की का नाम साशा है और उसके बॉयफ्रेंड का नाम टॉमी है। एक दिन जब रोज की तरह ये क्लाइंबिंग कर रहे थे और टॉप के बहुत करीब थे तो अचानक मौसम खराब होने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता बर्फानी तूफान स्टार्ट हो जाता है। टॉमी और साशा जल्दी से वापस उतरने लगते हैं, लेकिन अब देर हो चुकी। एक पत्थर ऊपर से सीधा टॉमी के सर में लगता है और टॉमी सीधा नीचे गिर जाता है, लेकिन यह रस्सी के साथ साशा से कनेक्टेड होता है, इसलिए फिलहाल हवा में लटकने लगता है। साशा टॉमी को आवाज लगाती है कि अपने आप को संभालो, मुझ पे डबल वेट आ रहा है, हम दोनों गिर जाएंगे। लेकिन टॉमी की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं आ रही, उसका काफी ब्लड भी निकल रहा था। अब साशा के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वह दोनों एक साथ मर जाएं या फिर वह रस्सी को छोड़ दे ताकि वह खुद बच सके। साशा को दिल पे पत्थर रखकर वह रस्सी छोड़नी पड़ी क्योंकि टॉमी शायद ऑलरेडी मर चुका है। रस्सी के छूटते ही टॉमी हजारों फीट नीचे जा गिरा। साशा ने सब कुछ देखा लेकिन कुछ नहीं कर सकी। यह मोमेंट उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर देने वाला था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। 5 लंबे और तकलीफदेह महीने गुजर चुके थे। साशा अब भी इस गुनाह के बोझ तले दबी हुई थी। जब साशा इस गुनाह से भागने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जंगल में जाती है तो उसे पता नहीं था कि असली खतरा अभी शुरू होने वाला है। और वह जगह कोई आम जगह नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया का खतरनाक वॉन्ड्रा नेशनल पार्क था, वही जगह जो टॉमी का होमलैंड था। साशा तन्हा अपनी गाड़ी में लंबा सफर तय करके इस नेशनल पार्क की तरफ जा रही थी। वह टॉमी की यादों से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को एक सजा भी दे रही थी। जब वह रेंजर स्टेशन पर पहुंची तो एक ऑफिसर ने उसे देखकर खबरदार किया कि इस पार्क में पास्ट ही में बहुत से विजिटर्स और हाइकर्स लापता हो चुके हैं, छोटे बच्चों के साथ पूरे परिवार, जिनमें एक्सपीरियंस्ड लोग भी शामिल हैं, और कोई भी आज तक वापस नहीं आया। मेरा मशवरा है कि तुम अकेले मत जाओ। लेकिन साशा ने इस वार्निंग को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वह खतरे से नहीं डरती थी। उसने अपना फॉर्म फिल किया और आगे बढ़ गई। रास्ते में वह एक छोटे से शॉपिंग स्टेशन पर रुकी ताकि कुछ जरूरी सामान खरीदा जा सके। तो वहाँ 2 घटिया, बदतमीज और शिकार करने वाले शिकारी उसे घूरने लगे और बेहुदा कमेंट्स करने लगे। साशा बेहद बेचैन हो गई। तभी एक शख्स ने बीच में आकर साशा की मदद की और उन शिकारियों को भगा दिया। यह शख्स बज़ाहिर बहुत मेहरबान और फ्रेंडली लग रहा था। उसने अपना तारुफ कराया। उसका नाम बीन था। ब्रिटिश एक्सेंट से आया यह शख्स यहाँ स्थानीय तौर पर रहता था। साशा ने अपना कुछ सामान खरीदा और वहाँ से निकलने लगी और अपनी कार में बैठकर नक्शा देखने लगी। जब साशा ने बीन से ग्रैंड ऑयल नैरोज जाने का बेहतरीन रास्ता पूछा तो बीन ने 2 ऑप्शंस दिए, एक आसान, महफूज और टूरिस्ट फ्रेंडली राउट जहाँ हर कोई जाता है, दूसरा बहुत मुश्किल, खतरनाक और एडवेंचरस रूट जो सिर्फ एक्सपर्ट विजिटर्स और क्लाइंबर्स के लिए है। उसने कहा कि तुम जैसी एडवेंचर्स के लिए यह वाला रोड परफेक्ट है। बीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रूट ब्लैक फॉल बेस से शुरू होता है जहाँ पर खतरनाक रैपिड्स, खूबसूरत वाटरफॉल्स और रॉक क्लाइंबिंग्स के चांसेस मौजूद हैं। साशा ने बिना सोचे समझे मुश्किल रूट सिलेक्ट कर लिया। रात को जब वह ब्लैक वाटर बे पहुंची और अपना कैंप लगाने लगी तो वही घटिया शिकारी फिर से वहां आ गए। उन्होंने साशा को परेशान करना शुरू कर दिया और उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। साशा ने डरकर अपनी कार के डोर्स लॉक कर लिए और डिफेंड के लिए एक पेपर स्प्रे हाथ में पकड़ लिया। खुशकिस्मती से वह शिकारी थोड़ी देर बाद चले गए। अगले दिन सुबह सवेरे साशा ने अपना कायाक बोट निकाला, अपना कुछ जरूरी सामान उसमें रखा और खतरनाक तेज बहते दरिया में अपना सफर शुरू कर दिया। दरिया में उसे बहुत सी मुश्किलात पेश आईं, मगर उसने बहादुरी के साथ अपना सफर जारी रखा। उल्टा साशा इसे एंजॉय कर रही थी। साशा कायाक चलाते हुए दरिया के किनारे से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर ट्री ब्रांचेस पर लगी हुई कुछ पिक्चर्स पर पड़ी। ये मिसिंग पर्संस की पिक्चर्स थी, वही लोग जिनके बारे में रेंजर ऑफिसर ने वार्निंग दी थी। इनमें से कुछ फैमिलीज पिक्चर्स, जिनमें नौजवान लड़के लड़कियों की पिक्चर्स, बूढ़े अफराद की पिक्चर्स सब वहाँ थी। कुछ साइन बोर्ड जिन पर मिसिंग प्लीज हेल्प और लास्ट सीन नियर रिवर जैसे अल्फाज लिखे थे। इस नजारे ने साशा को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। उसे लगा शायद कोई जंगली जानवर या फिर दरिया की तेजी की वजह से लोग लापता हुए होंगे। शाम होने को थी तो उसने कैंपिंग की तैयारी कर ली। उसने अपना बैग और गीले कपड़े एक ट्री ब्रांच पर सुखाने के लिए अच्छी तरह लटका दिए। रात का खाना बनाया, आसमान में सितारे देखे और सोने की तैयारी कर ली। लेकिन सुबह जब वह जागी तो उसके होश उड़ गए। उसका सारा सामान, बैग, फोन, क्लाइंबिंग गियर सब कुछ गायब था। और भी अजीब और खौफनाक बात यह कि उसके कैंप में एक जहरीला और डेंजरस सांप निकल आया जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा था। घबराकर साशा ने जल्दी से अपना कायाक उठाया और वहाँ से भागी। वह दरिया में कायाक चलाती हुई आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद उसे एक और कैंप साइट नजर आई जहाँ धुआं उठ रहा था, जिसका मतलब था कि कोई वहाँ मौजूद है।
साशा ने कायक दरिया के किनारे लगाया और उसकी तरफ बढ़ी। उसने इधर उधर देखा और आवाज लगाई, हेलो, क्या यहाँ कोई है? तभी बीन एक तरफ से बोला, जो कि दरिया के किनारे बैठा था। बीन ने खुश होकर साशा को देखा और बड़ी गर्मजोशी से नाश्ते की पेशकश की और कहा, अरे साशा, क्या सरप्राइज है, आओ आओ, मैं अभी फ्रेश फिश पका रहा हूँ। साशा को याद आया कि ये वही शख्स है जिससे उसने रास्ता पूछा था। बीन ने कहा, मैं हमेशा एक्स्ट्रा सप्लाईज और खाना रखता हूँ, कभी नहीं पता कब किसी इमरजेंसी में काम आ जाए। साशा ने भूख और मजबूरी की वजह से बैठना कबूल कर लिया। खाना खाते हुए बीन ने बातें की। उसने अपनी माँ के बारे में बताया, अपनी जिंदगी के बारे में बताया। फिर बीन ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे साशा को शक होने लगा। बीन ने कहा, मुझे पता है तुम एक फेमस रॉक क्लाइंबर हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। साशा ने सवाल किया, तुम्हें कैसे पता है? बीन मुस्कुराया और बोला, मैं कल रात तुम्हें देख रहा था वहाँ ब्लैक बे से, उन शिकारियों के साथ जब तुम अपनी कार में बैठी थी। मैं चुपके से वहाँ मौजूद था और तुम्हें नोट कर रहा था। साशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह बात बहुत क्रीपी और डिस्टर्बिंग थी। तभी साशा की नजर बीन की कलाई पर पड़ी। उसके हाथ में साशा का अपना ब्रेसलेट बंधा हुआ था, वही ब्रेसलेट जो रात को गायब हो गया था। साशा ने कहा, ये मेरा ब्रेसलेट है, तुमने मेरा बैग चुराया? साशा गुस्से और खौफ से चीखी। बीन की मुस्कुराहट अब एक खौफनाक और साइकोपैथिक मुस्कुराहट में बदल गई। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। उसने साशा का कुछ सामान जमीन पर फेंक दिया और फिर अचानक एक बड़ा स्टीरियो बॉक्स निकाला। उसने उसे ऑन किया और तेज आवाज में द केमिकल ब्रदर्स का मशहूर गाना गो बजने लगा। फिर बीन ने आहिस्ता से खतरनाक क्रॉसबो उठाया और उसमें तीर लगाया। बीन ने डांस करते हुए कहा, ये गाना जब तक चल रहा है तुम भाग सकती हो, जितना दूर जा सकती हो भाग जाओ, लेकिन जैसे ही गाना खत्म होगा मैं तुम्हें हंट करूंगा जैसे एक जानवर को किया जाता है। साशा ने अपना सामान तेजी से समेटा और जान बचाने के लिए भागी। साशा ने कायाक में बैठकर पूरी स्पीड और ताकत से खतरनाक दरिया में सफर करना शुरू किया। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और हाथ कांप रहे थे। वह जानती थी कि जैसे ही सॉन्ग खत्म होगा बिन उसके पीछे आएगा। तेज फ्लो और बड़े पत्थरों के बीच कायाक कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। अचानक एक बहुत बड़े जंप से कायाक पानी में उलट गई। पानी में डूबने से साशा का सर एक पत्थर से जा लगा और उसके सर से खून निकलने लगा। कायाक भी डैमेज हो गया और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। अब साशा को मजबूरन पैदल भागना पड़ा। जख्मी सर, थकी हुई टांगे, लेकिन वह रुकी नहीं क्योंकि बीन बड़ी तेजी से उसके पीछे आ रहा है। दौड़ते हुए अचानक उसे एक फैमिली की आवाजें सुनाई दी, जैसे कुछ लोग पिकनिक मना रहे हों। उम्मीद की एक किरण नजर आई। साशा उनसे हेल्प लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जब वहां पहुंची तो सिर्फ एक फोन की स्क्रीन नजर आई जो एक चट्टान पर रखी थी। उसमें एक रिकॉर्डेड वीडियो चल रही थी। ये बीन का ट्रैप था। ये वही मिसिंग फैमिली थी जो लापता हो गई थी। अचानक हवा में सनसनाहट हुई और एक तीर आकर साशा के सर के बिल्कुल ऊपर से गुजरा और एक दरख्त में जा लगा। बिन करीब ही कहीं छुपा हुआ था, अपने क्रॉसबो के साथ शिकार खेल रहा था। साशा फिर से भागी। जंगल के घने दरख्तों में, पहाड़ों की चट्टानों पर, तेज नदी के किनारे बीन बार बार तीर चला रहा था जिससे साशा और तेजी से भाग रही थी। आखिरकार भागते भागते साशा का पांव फिसला और वह पहाड़ की ऊंचाई से लुढ़कती हुई दरिया में जा गिरी और बड़ी मुश्किल से पानी में तैरते हुए बीन से आंख बचाते हुए एक गहरी गुफा तक जा पहुंची। बीन लगातार उसका पीछा कर रहा था और पहाड़ों के ऊपर साशा को ढूंढ रहा था। आखिरकार साशा एक पहाड़ की गहराई में गुफा के अंदर छुप गई और बीन वापस चला गया। जब वह गुफा से निकली तो उसने दूरबीन से आस-पास नजर दौड़ाई। उसे दूर दरिया में एक कश्ती नजर आई। ये वही जगह थी जहां बीन रहता था। बीन पास में ही दरिया में नहाने लग गया। बीन एक साइको इंसान था। साशा ने वहां से निकलने के लिए वह कश्ती चुराने का प्लान बनाया। वह फौरन उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही वह कश्ती के पास पहुंची तो वहां कश्ती दरिया के किनारे बंधी हुई थी। उसने खोलने की कोशिश की तो वह बीन के लगाए हुए जाल में फंस गई। उसका शोर सुनकर बीन भी वहीं पहुंच आया और उसको पकड़ लिया। उसने साशा के हाथों में सख्त मेटल हैंड क्लिप लगा दिए। उसने कहा, मैं फौरन अपने शिकार को किल नहीं करता, मैं पहले अपने शिकार को अच्छी तरह थका देता हूँ, टॉर्चर करता हूँ, खौफ देता हूँ और जब वह बिल्कुल हार मान ले तब मैं फाइनल स्ट्राइक करता हूँ। साशा को बीन अपने कैंप के पास बांध देता है। वह उसकी टांगे भी बांध देता है ताकि वह भाग न सके। सारी रात साशा इसी कंडीशन में रहती है जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। बीन सारी रात कैंप में लेटे लेटे उस पर नजर रखता है। अब सुबह हो जाती है। जख्मी और निढाल साशा को बीन जबरदस्ती कश्ती में बैठाकर दरिया के बहाव की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में साशा ने एक मौका देखकर खुद को आजाद कराने की कोशिश की, मगर बीन फौरन समझ गया। उसने गुस्से में आकर साशा को जोर से धक्का दिया और वह सीधी ठंडे पानी में जा गिरी। कश्ती लगातार आगे बढ़ती रही जबकि साशा उसके पीछे बेबसी से पानी में घिसटती रही क्योंकि साशा कश्ती के साथ बंधी हुई थी। कभी बीन कश्ती को नुकीले पत्थरों के बीच से गुजार देता तो कभी खतरनाक वाटरफॉल्स के नीचे बहते तेज पानी में ले जाता। पानी की शिद्दत और चट्टानों की टक्कर से साशा बुरी तरह जख्मी होती गई। काफी देर तक अजियतनाक सफर जारी रखने के बाद आखिरकार बीन एक सुनसान जगह पर रुका और बोला, चलो अब मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपना कलेक्शंस दिखाना चाहता हूँ। वह साशा को घसीटता हुआ एक हिडन केव की तरफ ले गया जो
जंगल के बीच में छुपा हुआ था। गुफा के अंदर का मंजर किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा खौफनाक था। हवा में 16 से ज्यादा लोगों की डेड बॉडीज अलग अलग हालतों में लटकी हुई थी। कुछ की सिर्फ हड्डियां बाकी थी, कुछ अभी फ्रेश थी। ये वही मिसिंग विजिटर्स, हाइकर्स और टूरिस्ट्स थे जिनकी पिक्चर्स रेंजर स्टेशंस में थी। साशा खौफ से चीखना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वहाँ एक मेज थी जिस पर चाकू, आरी और दूसरे टूल्स रखे थे। खून के धब्बे हर जगह थे। बीन ने कहा, मैं लोगों को सिर्फ मारता नहीं हूँ। बीन ने समझाया, मैं उनकी रूहों को अपने अंदर इनहेल करता हूँ। जब मैं उनका लिवर खाता हूँ तो उनकी ताकत, उनकी स्पिरिट, उनकी एसेंस मेरे अंदर हमेशा के लिए जिंदा रहती है। ये एक प्राचीन रस्म है। फिर उसने दीवार से एक बचपन की तस्वीर उठाई जिसमें एक औरत और छोटा बच्चा था। यह मेरी माँ है, बिन ने बेहिसी से कहा। मेरी पहली शिकार भी यही थी। जब मैं 14 साल का था मैंने उसे मारा और उसको खाया ताकि वह हमेशा मेरे साथ रहे। और देखो, वह आज भी मेरे अंदर जिंदा है। साशा खौफ और घिन से कांप रही थी। बीन ने अपना मुंह खोला और साशा को अपने दांत दिखाए। ये नॉर्मल दांत नहीं थे। बीन ने उन्हें तेज और नुकीला बनाया हुआ था, बिल्कुल जानवरों की तरह। अब बीन रस्म की तैयारी करने लगा। जब बीन रस्म के लिए करीब आया और साशा को अपने तेज दांत छूने को कहा तो साशा ने फैसला किया कि यह मौका अब नहीं तो फिर कभी नहीं मिलेगा। उसने पूरी ताकत लगाकर बीन के कान को अपने दांतों से पकड़ा और जोर से काट लिया। खून की धार बह निकली और बीन दर्द में चीखने लगा। साशा ने मौका देखकर चेयर समेत अपने आप को धकेला और बीन से दूर हुई। वह हैंड क्लिप्स लगे होने के बावजूद भागने में कामयाब हो गई। साशा ने गुफा से निकलकर पूरी रफ्तार से भागना शुरू किया, लेकिन हैंड क्लिप्स की वजह से पूरी आजादी नहीं थी। वह दरिया की तरफ भागी और पानी में कूद गई, लेकिन बीन ने खून बहता हुआ और कान पकड़े हुए साशा का पीछा किया। बीन ने एक चालाकी की। उसने एक मेटल क्लिप निकाला और साशा की हैंड क्लिप्स की चेन को अपनी बेल्ट से जोड़ दिया। अब जहां साशा जाती, बीन भी उसके साथ खींचता जाता। वह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दोनों तेज बहते पानी में बहने लगे। फ्लो इतना तेज था कि कंट्रोल मुमकिन नहीं था। अचानक आगे एक बहुत बड़ा वाटरफॉल नजर आया। पानी की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। दोनों लगभग 50 फीट की बुलंदी से नीचे गिर पड़े। पानी के जबरदस्त जोर और चट्टानों से टकराने की वजह से बीन बेहोश हो गया। साशा ने सोचा यह अच्छा मौका है। उसने एक तेज पत्थर उठाने की कोशिश की ताकि बीन को मार सके, लेकिन जैसे ही वह वार करने वाली थी, बीन की आंखें खुल गईं। बीन ने फौरन साशा को पकड़ लिया। एक शदीद और वहशियाना लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। साशा ने एक भारी और तेज किनारे वाला पत्थर उठाया और पूरी ताकत लगाकर बीन की टांग पर दे मारा। हड्डी टूटने की खौफनाक आवाज आई। हड्डी चमड़ी को चीरती हुई बाहर निकल आई और खून बहने लगा। बीन जोर जोर से चिल्लाने लगा। दोनों जख्मी और थके हुए रिवर के किनारे गिर पड़े। वह अभी भी एक दूसरे से चेन के जरिए जुड़े हुए थे। रात हो गई, तारीकी छा गई। दोनों बेबस पड़े होते हैं। साशा को अपना पुराना वक्त याद आ जाता है। वह बीन को सारी स्टोरी सुनाती है कि कैसे वह ट्रोल वॉल पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्लाइंबिंग कर रही थी और बर्फानी तूफान ने उसके बॉयफ्रेंड को हमेशा के लिए छीन लिया। सारी रात पुरानी यादों में गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। बेन की टांग में इन्फेक्शन होना शुरू हो चुका था। सूजन आ रही थी और बदबू आने लगी थी। साशा ने एक डील पेश की। सुनो बेन, हम दोनों यहाँ मरेंगे अगर ऐसे ही रहे तो। तुम्हारी टांग में इन्फेक्शन है, तुम 2-3 दिन में सेप्टिक शॉक से मर जाओगे और मैं तुम्हारी लाश से बंधी रहूंगी। लेकिन एक रास्ता है, हम दोनों मिलकर इस पहाड़ी पे क्लाइंबिंग करें। ऊपर चढ़कर हम बच सकते हैं। बीन ने सोचा। उसे पता था साशा सही कह रही है। वह कहता है, ठीक है। बीन ने मजबूरी में मान लिया, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने साथ नीचे गिरा दूंगा। इस खतरनाक चट्टान के सामने दोनों खड़े थे। यह लगभग इम्पॉसिबल क्लाइंब थी, खास तौर पर बीन की टूटी हुई टांग के साथ। साशा ने क्लाइंबिंग हार्नेस तैयार किया। उसने बीन को भी हार्नेस पहनाया और दोनों को एक रस्सी से जोड़ा। क्लाइंबिंग शुरू हुई। साशा आगे चढ़ रही थी और बीन अपनी टूटी टांग के बावजूद किसी तरह पीछे आ रहा था। लेकिन साशा के दिमाग में एक प्लान चल रहा था। वह हर कदम पर आहिस्ता से अपनी हार्नेस को ढीला करती जा रही थी। जब वह लगभग आधे रास्ते पहुंचे, बीन को शक हुआ। बीन ने चीख कर पूछा, साशा तुम क्या कर रही हो? मुझे लग रहा है रस्सी ढीली हो रही है। साशा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बीन को कंफर्म हो गया कि साशा रस्सी खोल रही है। वह जोर से रस्सी की हेल्प से साशा को नीचे खींच लेता है। साशा हवा में लटक जाती है। बीन उसे कहता है, कोई होशियारी नहीं चलेगी, नेक्स्ट टाइम सीधा नीचे गिरा दूंगा। अब वह दोबारा चढ़ने लगते हैं। जब वह लगभग टॉप के करीब पहुंची तो उसने अपनी हार्नेस को एक बोसीदा और कमजोर ट्री के साथ बांध दिया। बीन ने रियलाइज किया कि साशा कुछ गलत करने वाली है। बीन ने चीखकर कहा, नहीं साशा ऐसा मत करो, हमने डील की थी। लेकिन साशा ने अपना मन बना लिया था। बीन ने पूरी ताकत लगाकर साशा को नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसी पल साशा की हार्नेस का आखिरी बकल खुल गया। साशा आजाद हो गई। बीन अकेला उस कमजोर ट्री से लटक गया। उसका पूरा वजन अब उस छोटी शाख पर था। साशा ने एक पल के लिए बीन को देखा। वह वही आदमी था जिसने 16 बेगुनाह लोगों को किल किया था, जिसने अपनी माँ को मारा
आया था जिसने साशा को टॉर्चर किया था। साशा जोर से टांग मारकर वह लकड़ी की पतली शाख तोड़ देती है। बेन की चीख पूरी वादी में गूंजी जब वह नीचे गिर रहा था। वह नीचे गिरता गिरता एक सख्त पत्थर से जा टकराया और वहीं मारा गया। थकी, जख्मी लेकिन जिंदा साशा चट्टान के ऊपर चढ़ने लगी। काफी देर क्लाइंबिंग के बाद वह बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंची। वह रात भर अंधेरे जंगल में चलती रही। उसके पांव खून से लथपथ थे, जिस्म जख्मों से भरा था। आखिरकार दो लड़कियां जो अपनी कार में जा रही थीं, उन्होंने रोड पर लड़खड़ाती हुई जख्मी साशा को देखा। उन्होंने फौरन तौर पर उसे अस्पताल पहुंचाया। अगले दिन साशा ने रेंजर स्टेशन में जाकर बीन की केव की ठीक लोकेशन बताई। अथॉरिटीज ने हेलीकॉप्टर्स की मदद से वहां जाकर 16 लाशें रेस्क्यू की। तमाम मिसिंग फैमिलीज को क्लोजर मिला। आखिरी सीन में साशा एक समंदर के किनारे पर अकेली खड़ी है। सूरज गरूब हो रहा है। उसने अपनी जेब से टॉमी का लकी कंपस निकाला। यह टॉमी की आखिरी निशानी थी। साशा ने आखिरी बार कंपस को देखा, उसे चूमा और फिर पूरी ताकत से समंदर में फेंक दिया। वह आखिरकार अपने माजी से, अपने गम से आजाद हो गई थी। लेकिन अचानक पास के दरख्तों से परिंदे जोर से चीखे और उड़ गए। साशा डर कर चौंक पड़ी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये लम्हा जाहिर करता था कि बीन ने उसके अंदर एक ऐसा ड्रामा, एक ऐसा डर छोड़ दिया था जो शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। वह जिंदा बच गई थी, लेकिन कुछ जख्म हमेशा के लिए रह जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।